Hello students, welcome to our online classes. Today I am going to teach you physics of standard 9 chapter 2 motion, okay? Part 2. In part 1 we have discussed about law of inertia given by Galileo, definition of force, balance force, unbalanced force and a lot of extra things, okay? Now we have to read about Newton's first law of motion. यानी आज हम न्यूटन के गति का पहला नियम करेंगे. देखिए न्यूटन ने मोशन के टोटल 3 लॉज दिए थे. न्यूटन ने मोशन के टोटल 3 लॉज दिए थे और इन तीनों लॉज को हम एक एक करके पढ़ेंगे. तो देखते हैं उनके तीनों लॉ में से फर्स्ट लॉ. और न्यूटन का एक बुक था प्रिंसिपिया, उस बुक का क्या नाम था? प्रिंसिपिया. यह मार्केट में आपको नहीं मिलता है. जब आप जो बुक की मेला आयोजित की जाती है दिल्ली में, वहाँ पे आप इस बुक को एज अ लाइब्रेरी जहाँ पे होते हैं वहाँ पे जाके पढ़ करके और फिर से इसको आपको जमा करना होता है. ये बुक्स आप परचेज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? बुक कभी भी आपको मिलता नहीं है मार्केट में, ठीक है? ये सिर्फ जो बड़े बड़े लाइब्रेरी है देश के उसमें बुक अवेलेबल है, वहाँ पे जाइए, इसको रीड कीजिए, फ़ी लगते हैं आवर के अकॉर्डिंग, और इस बुक को फिर आप वहाँ पे सबमिट कीजिए और फिर आप रिटर्न आइए, ऐसा होता है. तो न्यूटन का बुक प्रिंसिपिया को बैन इसलिए किया गया बिकॉज इसमें 30% थ्योरी रॉन्ग है और 70% थ्योरी मतलब रॉन्ग नहीं है, दूसरे का चुराया हुआ थ्योरी है, ठीक है? इसलिए इनके बुक को मार्केट में बेचने से बैन किया गया है. देखिए इनका जो फर्स्ट लॉ था इन्होंने गैलीलियो से चुराया था. कैसे, देखते हैं इसको. If an object is in rest, then it tends to remain at rest, and if an object is in motion, then it tends to remain in motion. बस यहाँ तक आप रुक जाइए अभी, ठीक है? मोशन तक. मैंने जब आपको इनर्शिया बताया था तो मैं इनर्शिया का डिफिनेशन भी ऐसे ही बताया था मैं आपको कि जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहना चाहेगा, जब कोई बॉडी मोशन में है तो वह मोशन में रहना चाहेगा. बस गैलीलियो ने यही बोला था और उसको उसने लॉ ऑफ इनर्शिया कहा था. न्यूटन ने भी यही बोला, लेकिन सिर्फ उसमें एक वर्ड ऐड कर दिया. क्या? Unless an external force will not act on that body to change its position. CHANGE होगा यहाँ पे, change its state और position, ठीक है ना? मतलब न्यूटन ने बोला कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक हम उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं कर दें. देखिए गैलीलियो ने बोला कि जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, जब कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, बस. और इसके उसने कहा लॉ ऑफ इनर्शिया. न्यूटन ने भी सेम बोला कि जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, लेकिन इसमें ऐड किया गया कि जब तक हम उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करते. बस न्यूटन ने सिर्फ यही ऐड किया गैलीलियो के लॉ में और उसको बोल दिया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और उसकी बुक थी प्रिंसिपिया, उसमें उसको छाप दिया, ठीक है? तो ये थी न्यूटन की फर्स्ट लॉ की स्टोरी. सेम गैलीलियो का लॉ है, बस उसमें एक चीज़ ऐड किया गया, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स विल नॉट एक्ट ऑन डेड बॉडी. अच्छा, एक्चुअली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि गैलीलियो के लॉ थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, उसको न्यूटन ने पूरा कर दिया. क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें. कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में तब तक रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, चाहे वो फ्रिक्शन ही क्यों ना लगता हो. फ्रिक्शन भी एक एक्सटर्नल फोर्स ही होगा. अगर आप किसी बॉडी को एक ज़मीन पे किक करके छोड़ दीजिए तो वो बॉडी कुछ समय बाद रेस्ट में आ जाएगा ड्यू टू मोशन, तो मोशन भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है वहाँ पे. तो कहीं ना कहीं गैलीलियो का स्टेटमेंट थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, जिसको न्यूटन ने पूरा किया और उसको फर्स्ट लॉ बोला, ठीक है? देखिएगा यहाँ पे कुछ नोट है. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बता रखा है. अच्छा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें क्या जानकारी मिलती है? हमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ से फोर्स का डिफिनेशन मिलता है. फोर्स का डिफिनेशन मिलता है क्यों? क्योंकि फोर्स भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने के बाद उसकी शेप, साइज और पोजीशन को चेंज कर देता है, ठीक है? यहाँ भी तो बोला गया कि जब हम कोई फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का पोजीशन चेंज हो जाएगा, रेस्ट से मोशन में हो जाएगा और मोशन से रेस्ट में हो जाएगा. तो इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें फोर्स का डिफिनेशन मिलता है. देखिए न्यूटन के 3 लॉ से 3 चीज़ें मिलती हैं, इन तीनों चीज़ों को केयर करते चलना है. कोई बोले कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें फोर्स का डिफिनेशन मिलता है. और न्यूटन का फर्स्ट लॉ गैलीलियो के लॉ को एक्सटेंड किया गया है और कुछ भी नहीं है. अब मैं आपको पीछे बोला था कि कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, उस क्वेश्चंस को देखते हैं. जैसे क्वेश्चन यहाँ पे, वाई पैसेंजर्स मूव बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. अब देखिए मान लीजिए आप बस में बैठे हो, जब बस सडन स्टार्ट होता है तब आप रेस्ट में चले जाते हैं, ऐसा क्यों? सॉरी, जब बस स्टार्ट होता है तब आपकी जो हेड है वो पीछे की तरफ झुक जाती है. आप कभी केयर करना, जब बस शुरू होता है तो आपकी जो हेड है वो पीछे की तरफ झुक जाती है, ऐसा क्यों? यहाँ दिया वाई पैसेंजर्स मूव बैकवर्ड, पीछे की तरफ घूम जाते हैं, व्हेन द बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब बस चलना शुरू करती है. तो देखिए कैसे होता है. मान लीजिए आपका ये बस का सीट हो गया, ठीक है? और इस पर कोई पर्सन बैठा हुआ है. मान लीजिए यहाँ पे कोई एक लड़का बैठा हुआ है जिसका नाम विराट हो या कुछ भी, ठीक है? वो मान लो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है? अब जब बस स्टार्ट होगा तो बस इस डायरेक्शन में मूव करने वाला, ठीक है? तो इस विराट का जो पार्ट
बस के सीट के संपर्क में, देखिए सीट के कनेक्शन में, जैसे ही बस मोशन में आएगा इसका नेक के नीचे के पार्ट बस के सीट के साथ मोशन में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो नेक है या नेक बस के साथ अटैच नहीं है, ये तो हवा में फ्रीली है। तो बस ये जो नेक है ना यह चाहेगा कि यह रेस्ट में ही रहे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ तो अटैच है नहीं। तो जैसे ये बॉडी मूव करेगा और यह चाहेगा रेस्ट में रहे, तो ये तो आगे हमारे ये पार्ट आगे शिफ्ट कर जाएगा और ये अपीयर होगा कि पीछे की तरफ चला गया है। यही रीज़न है कि जब हम ब्रेक बस स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो पार्ट बस के संपर्क में यानी सीट के संपर्क में और बस के साथ मोशन में आ जाता है, और जो पार्ट बस के संपर्क में नहीं है, जैसे गर्दन हमारा सीट के संपर्क में नहीं होता, ऊपर होता है, तो वह क्या होगा, वहीं पे रहेगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और ये पार्ट आगे निकलेगा और ये पार्ट पीछे की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, ऐसे होता है। तो देखिएगा, द पैसेंजर्स मूव बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इनर्शिया। द पैसेंजर्स टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट एंड द बस wants to continue in the motion due to this passengers move backward, ठीक है ना। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, why passengers move forward when the बस स्टॉप्स फ्रॉम मोशन, यानी जब बस रुकता है, यानी जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। आप देखना गाड़ी में बैठे हो, अचानक से ब्रेक अप्लाई किया गया तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो, ऐसा क्यों है। तो देखिए फिर वहीं बात करते हैं। मान लीजिए आपका सीट हो गया, यहाँ पे विराट बैठा हुआ है, ठीक है, ये बस ऐसे मूव कर रहा है, सडन इस पर ब्रेक लगा और बस क्या हो गया, रुक गया। तो जब बस स्टॉप होगा तो बस के साथ ये जो बॉडी सीट के संपर्क में वो भी रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी मोशन में है, ये मोशन में था, तो ये तो मोशन में ही रहना चाहेगा, ओके। तो ये रुक गया और ये मोशन के चलते थोड़ा सा आगे झुक जाएगा। इसीलिए जब ब्रेक अप्लाई होता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, और जब गाड़ी स्टार्ट होता है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। और ये सब का सब ड्यू टू इनर्शिया है, ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया में बॉडी अपनी इनिशियल कंडीशन को बनाए रखना चाहता है। तो देखिएगा, द पैसेंजर्स मूव फॉरवर्ड व्हेन द बस स्टॉप्स from motion. This is because due to inertia the passenger tends to remain in their state of motion and the bus has to come in rest, and due to this happens same. Next, why it is dangerous to jump from moving bus. आपको बता रहा है कि एक चलती हुई गाड़ी से कूदना हमारे लिए डेंजरस होता है, क्यों, why? तो देखते हैं, when the bus is in motion then the passenger is also in motion. जब बस मोशन में है तो पैसेंजर भी किसमें है, मोशन में है। when passenger jump from moving bus, जब पैसेंजर एक चलती हुई बस से कूदता है, हिज बॉडी टेंस टू रिमेन इन मोशन, तो उसकी बॉडी चूँकि बस के साथ बॉडी मोशन में है, और जब हम जंप करेंगे तो भी बॉडी मोशन में रहना चाहेगा। तो जब हम जंप करेंगे तो कुछ दूर तक हम लुढ़कते हुए जाएंगे अपनी इनर्शिया की वजह से, ड्यू टू इट्स इनर्शिया, बट लोअर पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी इज इन रेस्ट। लेकिन जैसे हम ज़मीन पे आते हैं तो हमारा पैर ज़मीन के कॉन्टेक्ट में है, तो हमारा पैर तो रेस्ट में चला गया, लेकिन हमारा अपर पार्ट मोशन में है, तो वह क्या होगा, आगे की तरफ झुकेगा और हम गिर जाएंगे। तो इसलिए ऐसा होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका बस चल रहा है, ठीक है, आप बस पे बैठे हो, ऐसे बस में खड़े हो, मान लो आपने सडन इससे जंप कर लिया, तो आप जंप करके ज़मीन पर गिरते हो तो आपका पैर तो रेस्ट में रहना चाहेगा, क्योंकि ज़मीन से अटैच है या हमारी स्वेल से, लेकिन बॉडी का अदर पार्ट मूव करना चाहेगा मोशन में। तो जब अदर पार्ट मूव करना चाहेगा, रेस्ट में आएगा, तो हम आगे की तरफ झुक के गिर जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए चलती हुई गाड़ी से हमें कभी भी जंप नहीं करना चाहिए। वाई द लीव्स फॉल डाउन व्हेन वी शेक द ब्रांचेज ऑफ ट्री, मतलब जब हम पेड़ के टहनियों को हिलाते हैं तो उसकी पत्तियां गिर जाती है, क्यों, तो ये भी है ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जो ट्रीज है उनकी जो लीव्स हैं वो ब्रांच के साथ रेस्ट में पड़ी हुई हैं, ठीक है। जब हम ट्रीज़ को ज़ोर ज़ोर से हिलाएंगे, इस वर्ड का देख लो, जब ज़ोर ज़ोर से इसको हम शेक करेंगे, हिला रहे हैं उसको, तो ट्रीज़ के जो ब्रांच है वो मोशन में आ गए। अब मान लीजिएगा ये अगर ट्रीज़ की ब्रांच है और ये एक पत्ता है, ठीक है, ऐसे पत्ता हो गया, ठीक है, तो यह मोशन में आ गया, तो पत्ता का जो पार्ट, लीफ का जो पार्ट इस ब्रांच से अटैच है, ये भी मोशन में आ जाएगा, बट ये तो चाहेगा हम रेस्ट में रहें, तो ये करेगा मोशन और ये चाहेगा रेस्ट में रहना। इस वजह से यहाँ पर टेंशन प्रोड्यूस होगा और ये टूट करके नीचे गिर जाएगा। लेकिन हम जोर जोर से जब हिलाते हैं तब गिरता है, धीरे से हिलाने पर नहीं गिरेगा, क्योंकि बॉडी उसमें मैनेज कर लेता है। अब जब स्लोली जब हवा चलते हैं तब भी पत्तियाँ गिरती हैं, इसका यही रीज़न है। और जब स्लो हवा चलता है तो उस समय पत्ती गिरने का एक ये भी रीज़न होता है, जब पत्तियां कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, उनके एक्सक्रेशन एक्सेसिक एसिड बहुत ज़्यादा उनका डंठल पे जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो टूट करके गिर जाती हैं। तो ऑटोमेटिकली पत्तियों का गिरना या इनर्शिया नहीं है, ये तो उनकी डिजीज़ है, ठीक है, अपनी एक्सक्रेशन को शो करती है प्लांट्स अपनी पत्तियों को गिरा करके। लेकिन अगर हम टहनियों को हिलाते हैं, जोर से आंधी बहता है, उस समय अगर पत्ती गिरती है तो ड्यू टू इनर्शिया। इट मीन्स पेड़ की डालों से पत्तों का गिरना, चलती हुई गाड़ी की बस लगने पर पैसेंजर का आगे झुकना, ब्रेक लगने पे आगे झुकना, गाड़ी स्टार्ट हो तो पैसेंजर का पीछे झुकना,
चट्टाई को स्टिक से पीटने से उसमें से धूल पार्टिकल का गिरना, ये सब ड्यू टू इनर्शिया, सब का सब ड्यू टू इनर्शिया। क्योंकि कोई बॉडी अपनी इनिशियल कंडीशन में रहना चाहता है और जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो अपनी इनिशियल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हमारे साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। अच्छा, तो हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा अभी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ और इनर्शिया दोनों सेम है। इनर्शिया ये बोला कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही बोला, लेकिन सिर्फ ऐड ये किया कि जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें फोर्स का डिफिनेशन मिलता है। इसके अलावा हमने बहुत सभी एग्जांपल्स किया जो कि इनर्शिया की वजह से हैपन होते हैं। अब हमें पढ़ना है न्यूटन का सेकेंड लॉ। लेकिन न्यूटन के सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम इंपॉर्टेंट है। जब तक हम मोमेंटम नहीं समझते हैं तब तक हमें न्यूटन का सेकेंड लॉ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं मोमेंटम को। देखिए एक्चुअल क्या होता है। जैसे मैं आपको कल बताया था, कल की वीडियो में, कि एक हेवी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया अधिक होता है। जैसे एक एलिफेंट हो और एक चींटी हो, तो एलिफेंट का इनर्शिया अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास अधिक है। और चींटी की इनर्शिया कम होगी। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है। तो जो बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया उतना ज़्यादा होगी। एंड इफ़ द बॉडी हैविंग लेस मास देन द वैल्यू ऑफ इनर्शिया विल बी ऑल्सो लेस। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम को देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एंड इट्स असाइन इट। अब देखिएगा, मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंटम इज डिनोटेड बाई पी। मोमेंटम को हम डिनोट किससे करते हैं? पी से। तो देखिएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं मोमेंटम का ऐसा यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आपको यूनिट निकालना आना चाहिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए, डेट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम की जगह पे ग्राम, मीटर की जगह पर सेंटीमीटर और सेकेंड का पर सेकेंड। तो इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये तो फॉर्मूला हो गया। एक्चुअल में मोमेंटम क्या है? मोमेंटम मोशन की मैग्नीट्यूड को बताता है। आप यहाँ पे ना और करके लिखना मोमेंटम का डिफिनेशन। द फिजिकल क्वांटिटी, सुन लो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊँगा, स्पेस कम है। द फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन। द फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। क्योंकि देखिए, मोमेंटम पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी है। मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। इसको पी से डिनोट करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मोशन हो गया और मास बॉडी का, तो कहीं ना कहीं मोशन के मैग्नीट्यूड को शो करेगा मोमेंटम। अब देखते हैं इसके फॉर्मूला से कुछ चीज़ें निकलेगा। पी इज इक्वल टू एम यहाँ से हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? अगर P इज इक्वल टू एम इंटू वी है, इसका मतलब जिस बॉडी का मास अधिक होगा उस बॉडी का मोमेंटम भी अधिक होगा, और जिस बॉडी का वेलोसिटी अधिक होगा उस बॉडी का मोमेंटम भी अधिक होगा। अब जरा हम इसके एग्जांपल्स को लेके और डिटेल में समझते हैं। P इज इक्वल टू आपका मास इंटू वेलोसिटी है। ठीक है, अब मैं बोलूँ एक बॉडी रेस्ट में है, उसकी मोमेंटम क्या होगा? चलिए, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि जब बॉडी रेस्ट में है तो वेलोसिटी या स्पीड जीरो। मैं आपको पहले भी बोला था कि वेलोसिटी और स्पीड में बहुत बड़ा डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वेलोसिटी स्पीड को सेम मानते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को बहुत सभी केसेस में सेम मानते हैं। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, यानी स्पीड जीरो होगी। तो पी क्या हो जाएगा? किसी भी क्वांटिटी में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक स्टेशनरी बॉडी, यानी जो बॉडी रेस्ट में है, तो जो बॉडी रेस्ट में है उस बॉडी का मोमेंटम हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं। इट मीन्स आप यहाँ पे नोट करके लिखोगे, यहाँ पे लिखना आपको नोट, द मोमेंटम ऑफ अ स्टेशनरी बॉडी इज ऑलवेज जीरो। द मोमेंटम ऑफ अ स्टेशनरी बॉडी इज ऑलवेज जीरो। क्यों? तो मैंने बता दिया P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। P इज इक्वल टू मास, जब बॉडी रेस्ट में है तो वेलोसिटी जीरो, देन द होल क्वांटिटी विल बी जीरो। देयरफॉर वी कैन से द मोमेंटम ऑफ अ स्टेशनरी बॉडी इज ऑलवेज जीरो। इट डज नॉट मैटर कि उसकी मास कितनी है। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं, आप एलिफेंट की ले लो, P इज इक्वल टू आपने बोला मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ एलिफेंट बैठी हुई है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है। अब इट डज नॉट मैटर उसकी मास 1000 kg, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। तो बॉडी कितना भी भारी, कितना भी हल्का क्यों ना हो, अगर वो रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम जीरो होगा तो होगा। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। सो द यूनिट, यहाँ पे देखिए उसको मैं थोड़ा सा डील किया हूँ कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा कैसे। ठीक है ना, तो इस तरह से एक क्वेश्चन था आपको। ओके,
अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन है, ज़रा इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ ए कराटा प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स और स्लैब ऑफ आइस विथ अ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। दे रहा है कि एक कराटा प्लेयर जो है बर्फ़ के टुकड़े को एक ही हाथ में उसको तोड़ देता है मार करके, जबकि एक सिंगल पर्सन उसको नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों? इसको डिस्कस करेंगे। पहले कुछ चीज़ों को देखते हैं। आपको मोमेंटम के बारे में समझ में आ चुका होगा कि मोमेंटम को मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है, जो आपको मैं आगे कराऊंगा ग्रेविटी चैप्टर में, इसलिए मैं इसको अभी लीनियर मोमेंटम बोल रहा हूँ। इसको पी से डिनोट करेंगे। पी इज इक्वल टू द मास इंटू वेलोसिटी। इससे मैं भी बोल सकते हैं कि जिस बॉडी का मास अधिक होगा उसका मोमेंटम भी अधिक होगा। जिस बॉडी का मास ज़्यादा है उसका मोमेंटम भी अधिक होगा और उसका इनर्शिया भी अधिक होगा। जिस बॉडी का वेलोसिटी ज़्यादा है उसका मास भी अधिक होगा, लेकिन वेलोसिटी का इनर्शिया से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप इसमें कुछ नहीं बोलोगे, वेलोसिटी को इनर्शिया से रिलेट नहीं करना आपको। तो ये सब माइंड मेकअप करना आपको, बिकॉज ये सब एमसीक्यू बनेंगे। जिस बॉडी की मोमेंटम पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी अगर मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी मोमेंटम क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि एक चींटी है, एक एंट है जो कि मोशन में है, और एक एलिफेंट है जो कि रेस्ट में है, दोनों में से किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? तो देखिए, जो एलिफेंट रेस्ट में है जिसका मास भले ही ज़्यादा है, लेकिन रेस्ट होने से इसका मोमेंटम जीरो हो गया, और एंट का कुछ ना कुछ तो मास होगा, और जब मोशन में तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो इसकी मोमेंटम कभी भी एक रेस्ट वाली एलिफेंट से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कॉमन सेंस यूज़ करके बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि एक एलिफेंट है और एक कैट है, ठीक है, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तब किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? तब एलिफेंट का मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि m इंटू भी है, दोनों का स्पीड सेम है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि दोनों की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, जस्ट एज्यूम, तो मोमेंटम फॉर एलिफेंट क्या हो जाएगा? इसका मास अगर 1000 kg है तो ये हो जाएगा। और अगर कैट की बात करें हम, तो कैट का मास अगर मान लेते हैं 2 kg है, तो 2 इंटू 30, तो देखिए दोनों में ग्रेटर कौन है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर दो बॉडी का वेलोसिटी सेम है तो जिसका मास अधिक होगा उसका मोमेंटम अधिक होगा। ठीक है। तो इतने सभी कंक्लूजन निकल कर आ रहे हैं, आपको सब याद करना है। चाहो तो आप नोट में लिख सकते हो। अब इस कराटा वाले की बात कर लेते हैं। देखिए, एक कराटा प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स और अ स्लैब ऑफ आइस विथ अ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड, बिकॉज कराटा प्लेयर स्ट्राइक्स द पाइल ऑफ टाइल्स और द स्लैब ऑफ आइस विथ हिज हैंड वेरी वेरी फास्ट। इन डूइंग सो, देखो कराटा प्लेयर के हाथ बहुत ओपन होते हैं, वे बहुत तेज़ आइस पे स्ट्राइक करेंगे। ठीक है। सो द लार्ज मोमेंटम ऑफ द फास्ट मूविंग हैंड इज रिड्यूस्ड टू 1 मिनट स्टे इन वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। देखिए, अगर हम बोले कि पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी है, समझना इसको ध्यान से। एक कराटा प्लेयर हाथ को बहुत ज़ोर से मारता है, तेज़ चलाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो जब वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो उसका मोमेंटम भी उस बॉडी का क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और आइस के टुकड़ा पे अधिक से अधिक मोमेंटम का स्ट्राइक होगा, इस वजह से वो आइस या टाइल्स क्या होगा? टूट जाएगा। लेकिन हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, हम उतनी तेज़ अपने हाथों को उस पर नहीं मार सकते हैं, और हमें ट्राई भी नहीं करना है। दिस एक्सर्ट ए वेरी लार्ज फोर्स ऑन द पाइल्स ऑफ टाइल्स, क्योंकि बार बार जब स्ट्राइक करेंगे अधिक वेलोसिटी से तो मोमेंटम अधिक होगा। मोमेंटम भी एक फोर्स जैसा काम करेगा, बार बार जब उस पर अप्लाई होगा तो ईजिली क्या हो गया? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ गर्ल ऑफ मास 75 kg व्हेन, गर्ल है यहाँ पे तो सी होना चाहिए, वॉक्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी दैट इज 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आप बना सकते हो। अब बात करते हैं हम न्यूटन की सेकेंड लॉ की। जब हमने मोमेंटम पढ़ लिया तो न्यूटन का सेकेंड लॉ हम इजीली सीख सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं। देखिए कैसे। न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है द रेट का मतलब क्या होता है? पर यूनिट टाइम में, पहले भी आपको बता चुका हूँ। जैसे आपको रेट दिखे आपको समझना पर यूनिट टाइम है, और जैसे आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड दिखे आपको समझ जाना पर यूनिट मास है। मैं केमिस्ट्री में बताया था। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन विच द फोर्स एक्ट। कहने का मतलब ये है, न्यूटन का सेकेंड ने ये बोला था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, यानी किसी बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज होगा वह उस बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, उस पर डिपेंड करेगा। और मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए एक आइस का टुकड़ा, अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल आएगा। देखिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, क्योंकि मैं बोला भी हूँ कि रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम।
तो यहाँ पे देखते हैं ज़रा इसको बोला क्या है न्यूटन का सेकेंड लॉ, इसको समझते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये बोला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब ये हो गया चेंज इन मोमेंटम बट्टा टाइम, क्योंकि रेट का मतलब ये होता है पर यूनिट टाइम। रेट स्टैंड्स फॉर पर यूनिट टाइम। तो देखिएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी को हम इतना लिख देंगे कि चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, ये हो गया रेट। तो लॉ तो यही है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, टू अप्लाइड फोर्स, यही तो था न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो देखिए कितने इजी वे में मैंने इसको लिख दिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम कब चेंज होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि P इज इक्वल टू ए मास इंटू वेलोसिटी, समझिएगा। तो किसी एक बॉडी का मास तो सेम है, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप दौड़ना शुरू किए, अब आप लौरिया से रामनगर दौड़ते हुए आ गए, तो लौरिया आपका मास 10 kg था तो रामनगर आकर के वो 3 kg हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ मास और वेट में डिफरेंस आपको शायद याद होगा कि मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब आप ये मत सोचो नहीं सर हम दौड़ेंगे तो मेरा वेट कम होगा, तो आपका वेट कम होगा, यस, आपका मास कम नहीं होगा। और वेट और मास में कितना बड़ा डिफरेंस है आपको पता है, ठीक है। तो किसी बॉडी का मास तो कभी चेंज होगा नहीं। अब अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी को चेंज होना पड़ेगा। यानी जैसे देखते हैं, अगर किसी बॉडी का मास हम मान लेते हैं 10 kg है, ठीक है, ओके, तो उसका मोमेंटम 10 इंटू अगर मान लीजिए 3, उसकी वेलोसिटी अभी 3 है, तो उसका मोमेंटम 30 हो गया। अब मान लीजिए उस बॉडी का तो मास वहीं रहेगा और उसका वेलोसिटी अगर 4 हो गया तो उसकी मोमेंटम 40 नहीं हो जाएगा। यानी जब वेलोसिटी चेंज होगा तो बॉडी का मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा। तो जब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम की बात है तो यानी हम इसका मतलब ये है कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ एक इनिशियल वेलोसिटी होगा और एक फाइनल वेलोसिटी होगा। तो देखिए यहाँ पे हम ड्राइव करें इसको, लेट ए बॉडी ऑफ मास m हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी u एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी mu। क्यों, जब इनिशियल वेलोसिटी u है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी u है तो mu हो जाएगा, ठीक है। सपोज अ फोर्स एफ एक्स ऑन दिस बॉडी फॉर टाइम t एंड कॉजेज द फाइनल वेलोसिटी टू बिकम v। अब मान लीजिए उस पर कोई फोर्स लगा तो उस बॉडी का फाइनल वेलोसिटी v हो गया। तो इस समय मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल वेलोसिटी u था तो m u हो गया, 2 मोमेंटम हो गया आपका, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ देखिए क्या निकल के आ जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या निकल के आएगा, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम कितना चेंज होगा, ए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज ऐसे ही निकालेंगे ना हम, किसी भी बॉडी का चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बॉडी का फाइनल मोमेंटम क्या था, m v, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी v था और इनिशियल वेलोसिटी u था तो m u, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है तो m u, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम, और चूंकि बात है रेट की तो बाई टाइम, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m v माइनस m u बाई टाइम, यहाँ तक हो गया। अच्छा अब देखिएगा हमारा हुआ था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m v माइनस m u बाई टाइम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे m कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, v माइनस यू बाई टी। कुछ क्लिक करा होगा आपके ब्रेन में कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। तो इसके बदले में हम एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, बिकॉज एक्सीलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m में हमारे पास निकल करके आ गया। देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m a। अब एक रूल होता है फिजिक्स का या कहीं भी साइंस में कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि इक्वेशन तो इक्वल टू के साइन से बनता है, ना कि इस साइन से। हमें बनाना इक्वेशन, तो हमारा आया है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m a। तो हम इसको हटा के एक कांस्टेंट लाते हैं k, क्या लाते हैं, कांस्टेंट, k कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हम मान लेंगे इस k का वैल्यू 1 है तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू a। ये हमने फार्मूला पढ़ भी रखा है, आपको याद होगा मैं फोर्स का फार्मूला बताया था और हमने इसको प्रूफ कर लिया। कैसे प्रूफ किया, न्यूटन के सेकेंड लॉ से। अभी हमने आपको बोला था कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से फोर्स का डिफिनेशन मिलता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें फोर्स का फार्मूला मिलता है। देखिए हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ से फोर्स का फार्मूला मिल गया, यस वी कैन से कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें फोर्स का फार्मूला मिलता है। देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव अस अ रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। व्हेन फोर्स एंड एक्सेलरेशन का रिलेशन, यानी फोर्स का यानी कि फोर्स का फार्मूला ऑन ए बॉडी इट प्रोटेक्ट्स एक्सेलरेशन। ये आपको जो भी है देख लेना, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे एक और नोट है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। क्योंकि F इज इक्वल टू m a है, तो अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है।
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। देखिएगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम में, इसको समझना है हमें। द एक्सीलरेशन, जिस बॉडी का मास ज़्यादा होता है ना उसमें एक्सीलरेशन ऐसे भी कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ नोट है ए न्यूटन और न्यूटन इज दैट, व्हाट इज दिस, 1 मिनट स्टे, अच्छा डिफाइन 1 न्यूटन। एक्चुअली क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिएगा इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन 1 न्यूटन। इस टॉपिक को ना हम बाद में करेंगे, अभी इसका कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, आप यहाँ से नहीं लिखोगे, ये डिफरेंट टॉपिक है। इसके पहले अभी हमें कुछ टॉपिक्स कराना है, ठीक है, मैं इसको बाद में कराऊंगा, बस यहीं तक आपको लिखना है। अभी कुछ टॉपिक्स को समझिए, मैं इसको एक बार क्विक रिवीजन कराता हूँ। मैंने आपको बोला इनर्शिया, इनर्शिया क्या है, जब कोई बॉडी अपनी इनिशियल कंडीशन को बना के रखे, चाहे वो रेस्ट हो चाहे वो मोशन हो। वहीं से आया न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ये क्या है कि कोई बॉडी अपनी इनिशियल कंडीशन को बना के रखेगा, चाहे वो रेस्ट हो चाहे वो मोशन हो, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न हो। लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो ने दिया था, और न्यूटन का 3 लॉ तो न्यूटन ने दिया था, और उसने अपनी बुक प्रिंसिपिया में इसको नोट किया है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हमने एग्जांपल्स दिखे, पेड़ से पत्तों का गिरना, डालियों को जोर जोर से हिलाने पे, चलती हुई बस का ब्रेक लगने पे, पैसेंजर का आगे की तरफ मूव करना, स्टार्ट होने पे पीछे की तरफ मूव करना, एक किसी स्टिक से किसी चट्टाई को पीसते हैं तो डस्ट पार्टिकल का गिरना ड्यू टू इनर्शिया। इसके बाद हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ देखा, और न्यूटन के सेकेंड लॉ में हमने बोला द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मोमेंटम चेंज कैसे होगा, जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी एक बार फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी u है, तो यहाँ पर मोमेंटम क्या हो जाएगा mv माइनस mu, क्योंकि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसी को बोलेंगे चेंज। और बात है रेट की, तो लगेगा टाइम, यहाँ पे f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ से हम m कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा v माइनस u। अब v माइनस यू बाई टी होता है एक्सेलरेशन, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m में आ गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो k आएगा, मान लेंगे k 1 है, k एक कॉन्स्टेंट है, और k का वैल्यू अगर 1 मान लेंगे तो हमारा आ जाएगा f इज इक्वल टू m a। यानी कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें फोर्स का फॉर्मूला मिल गया, हमने इस फॉर्मूला को किया और इस फॉर्मूला को प्रूव भी किया। सो वी कैन से द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन गिव्स द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी फ्रिक्वेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, थैंक्स।